हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्ट टू एक्सीलेंस, जहां आपको बीएड से जुड़े वीडियोस मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 3। इसमें हम डिस्कस करेंगे जेंडर से जुड़े कुछ इश्यूज और उनको इरेडिकेट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कौन से मेजर्स लिए, उन सारे टॉपिक्स को भी हम डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, ये देखने के लिए कि हमने जो भी कंसेप्ट डिस्कस किया है उसमें से हमको कंसेप्ट कितना समझ आ चुका है और हम पेपर सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ध्यान से देखना। हमारे इस सेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसके लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पर मिल जाएंगे। और जो भी कंसेप्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, इनके वीडियोस भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिनके प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए फिर आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आज का ये सेशन पसंद आए तो इस वीडियो को एंड में ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जेंडर रिलेटेड इश्यूज इन सोसाइटी। हमारे समाज में जेंडर की वजह से कौन से इश्यूज का सामना लोगों को करना पड़ता है, उनके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है, दैट मीन्स इशू है डाउरी सिस्टम, मतलब दहेज प्रथा। एक्चुअल में ये दहेज है क्या? डाउरी इज द वेल्थ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ब्राइड और हर फैमिली टू द ग्रूम और हिज फैमिली। डाउरी को दहेज कहा जाता है हिंदी में, और स्त्री धन भी कहा जाता है, जिसमें जिस लड़की की शादी होती है उसको या उसकी फैमिली को, जिस लड़के के साथ उसकी शादी हो रही है, या तो उस लड़के को या फिर उस लड़के के फैमिली को कुछ पैसे, कुछ धन दौलत या फिर प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, क्योंकि शादी हो रही है उस लड़की के साथ में इस वजह से। तो इस चीज़ को दहेज कहा जाता है। हमारी देश की कई महिलाएं ऐसी रूढ़िवादी प्रथा से आज भी जूझ रही है। नेक्स्ट कंसेप्ट, मतलब नेक्स्ट इशू, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जहाँ पर काम करते हैं वहाँ किस तरह का भेदभाव का सामना करना पड़ता है वुमेन को या मेन को। ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्क प्लेस इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रेजुडाइसेस एंड अकर्स व्हेन एन एम्प्लॉय इज ट्रीटेड अनफेवरेबली बिकॉज ऑफ जेंडर, सेक्सुअलिटी, रेस, रिलीजन, प्रेगनेंसी एंड मैटरनिटी और डिसेबिलिटी। जब किसी व्यक्ति के साथ जहाँ पर वो काम करता है किसी भी तरह का भेदभाव होता है, उसके जेंडर के बेसिस पे, सेक्सुअलिटी या उसकी जाति या उसके धर्म को देखकर, या फिर उसकी प्रेगनेंसी या मैटरनिटी कंडीशन को देखकर, या उसके डिसेबिलिटी को देखकर, ये जो डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव है, ये एक मैन के साथ भी हो सकता है, एक वुमेन के साथ भी हो सकता है। तो उस तरह के भेदभाव को वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन कितने टाइप के होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार क्या होता है, सेम क्वालिफिकेशन के दो टाइप के एम्प्लॉयज़ है, एक मेल है एक फीमेल है, पर दोनों को सेम रेम्यूनरेशन, दैट मीन्स इक्वल पे नहीं दिया जाता है ड्यू टू डिफरेंस इन जेंडर। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि जो वुमेन है वो घर के साथ में काम नहीं कर सकती है, तो वो घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालेगी या ऑफिस के रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालेगी। इसके वजह से उसकी जो पेमेंट रहती है वो लोग कम कर देते हैं। वेयरएज कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ऑफिस ऐसे होते हैं जहाँ पर लोगों को उनके धर्म या उनकी जाति के बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं, या फिर उनके डिसेबिलिटी के बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो इन सारे टाइप के डिस्क्रिमिनेशन को वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट इशू, sexual abuse. It refers to unwanted sexual activity with perpetrators using force, making threats or taking advantage of victims not able to give consent. Sexual abuse का मतलब है unwanted sexual activity, जब किसी भी व्यक्ति के साथ डरा धमका कर जबरदस्ती अब्यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें जिस व्यक्ति, जो विक्टिम है जिसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, वो इतना मजबूर और इतना लाचार होता है कि अपने अगेंस्ट जो क्राइम हो रही है उसके खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठा सकता है या नहीं उठा सकती है। सेक्सुअल अब्यूज़ का मतलब ये नहीं कि ये क्राइम सिर्फ वुमेन के साथ ही होता है, कुछ मेन भी है और कुछ बच्चे भी है जो इस टाइप के अब्यूज़ का शिकार है। नेक्स्ट इशू है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग और साइबर हरासमेंट इज अ फॉर्म ऑफ बुलिंग और हरासमेंट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। बुलिंग का मतलब है किसी भी व्यक्ति को चिढ़ाना, हरासमेंट का मतलब है किसी भी व्यक्ति को सताना। तो जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, दैट मीन्स फ़ोन, कंप्यूटर या टैबलेट या लैपटॉप, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया मीन्स, इंटरनेट मीन्स के थ्रू किसी भी व्यक्ति को हम परेशान करते हैं, उन्हें चिढ़ाते हैं, अनवांटेड तरीके से सताते हैं, सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं,
उस चीज़ को साइबर बुलिंग या साइबर हरासमेंट कहा जाता है। गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए हैं हमारे देश में इस टाइप के जो जेंडर इश्यूज है उनको इरेडिकेट करने के लिए? जेंडर एम्पावरमेंट एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहला स्टेप है नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। दिस पॉलिसी वाज अडॉप्टेड ऑन 28 March 2001 with the objective to bring about the advancement, development and empowerment of women and to eliminate all forms of discrimination against women। वुमेन के साथ जो भेदभाव होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उन सारे डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को ख़त्म करने के लिए हमारी सरकार ने नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को अडॉप्ट किया था 28 मार्च 2001 में। इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने के पीछे हमारी सरकार का एक ही उद्देश्य था कि वो वुमेन को जो भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है उन चीज़ों से बचा सके, उनका विकास कर सके, उनको एम्पावर कर सके और उनको बेहतर बना सके इस समाज का हिस्सा बनने के लिए, इस आधुनिक समाज के साथ जीने के लिए। नेक्स्ट कंसेप्ट है प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994, एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनैक्टेड टू स्टॉप फीमेल फिटिसाइड एंड अरेस्ट द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया। जैसे कि आपको पता है कि एक वक्त था जब हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या जैसे घटिया क्राइम्स होते थे, तो इस टाइप के क्राइम्स को रोकने के लिए हमारी सरकार ने प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट को अडॉप्ट किया था ईयर 1994 में। इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ अब्यूज और थ्रेट्स ऑफ अब्यूज ऑफ फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल एंड इकोनॉमिक नेचर दैट कैन हार्म, कॉज इंजरी टू, endanger the health, safety, life, either mental or physical of the aggrieved person। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी टाइप का डर हो, खतरा हो, किसी भी टाइप का अब्यूज़ किया जाए, चाहे वो फिजिकली हो, सेक्सुअली हो, वर्बली हो, इमोशनली हो, इकोनॉमिकली हो, किसी भी टाइप का चोट पहुंचाया जाए या नुकसान पहुंचाया जाए जिसकी वजह से उसकी सेहत को खतरा है, जिसकी वजह से उसके सुरक्षा को खतरा है, उसकी ज़िंदगी को खतरा है, चाहे वो मेंटली हो या फिर वो फिजिकली हो, इन सारे चीज़ों को, इन सारे अब्यूज़ को डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है घरेलू हिंसा। हमारे समाज में कई महिलाएं ऐसी हैं आज के वक्त में भी जिनको घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, तो इस टाइप के घरेलू हिंसा को रोकने के लिए हमारी सरकार ने इस एक्ट को अडॉप्ट किया था ईयर 2005 में। तो इस एक्ट की मदद से हमारी सरकार ने घरेलू हिंसा जैसे क्राइम्स को रोकने की कोशिश की है और वुमेन्स को एम्पावर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। The act has come into force with effect from 14th November 2012 to provide for the protection of children from the offences of sexual assault, sexual harassment and pornography while safeguarding the interest of the child at every stage of the judicial process। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट को पॉक्सो एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट को लागू किया गया था 14 नवंबर 2012 में बच्चों के साथ हो रहे किसी भी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जुडिशियल प्रोसेस के दौरान भी बच्चों के इंटरेस्ट को, दैट मीन्स बच्चों के सहूलियत को पूरी तरह से ध्यान में रखकर उनको न्याय पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाती है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट इनिशिएटिव है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। जेंडर इक्वालिटी इज द कंसर्न ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। Therefore, in September 2000, 149 world leaders met at the Millennium Summit held in New York and adopted the UN Millennium Declaration committing their nations to a new global partnership to reduce extreme poverty and achieving a gender equality, for which they set 8 goals which are popularly known as Millennium Development Goals, MDGs। जेंडर इक्वालिटी सिर्फ भारत में ही नहीं पर दुनिया में ऐसे कई सारे देश हैं जिनके लिए चिंता का विषय है। इसी वजह से ईयर 2000 में सितंबर में 149 वर्ल्ड लीडर्स ने न्यूयॉर्क में जो मिलेनियम समिट हेल्ड हुआ था उसमें यूएन मिलेनियम डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया, जिसके तहत 149 लीडर्स मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे और उनकी मेन कोशिश होगी कि दुनिया भर में फैले गरीबी को रोक सके, ख़त्म कर सके और साथ ही में जेंडर इक्वालिटी को अचीव कर सके। इसके लिए उन्होंने टोटल 8 गोल जो है उन्होंने सेट किया है, जिसको हम पॉपुलरली मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, MDGs।
तो यहाँ पर हमारे कंसेप्ट का रिवीजन ख़त्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इन्हीं कंसेप्ट्स के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए और देखने के लिए कि हमको कौन से एरिया में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और हमको क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं यानी हम एग्जाम के लिए तैयार है या नहीं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। इन सम communities the bride's family compensates the groom's family for marriage. This is the practice of। बहुत सारी कम्युनिटीज़ में आप ये देख सकते हो कि जो ब्राइड की फैमिली होती है उन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए दूल्हे की फैमिली को कुछ पैसे देने पड़ते हैं या फिर प्रॉपर्टीज़ देनी पड़ती है या फिर कुछ सामान या सोना देना पड़ता है। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस है, प्रथा है, इसे क्या कहा जाता है? बहुत ही ईजी सवाल है, आप सभी को इसके आंसर आने चाहिए। हमारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें हमारा ए ब्राइड सर्विस, बी वेडिंग एक्सपेंस, सी डाउरी या फिर डी ग्रूम्स वेल्थ। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डाउरी। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैरिड मैन एंड अ मैरिड वुमन विथ सेम क्वालिफिकेशन was interviewed for the post of computer programmer. The HR hires the male candidate and not the female candidate because she was married. This is an example of which type of discrimination? अब इस क्वेश्चन में आप ये देख सकते हो कि एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब भेदभाव हो रहा है एक मैन और एक वुमेन के बीच में। दोनों का ही क्वालिफिकेशन सेम है और दोनों ही मैरिड है, पर इंटरव्यू के दौरान जब एचआर को पता चलता है कि जो वुमेन कैंडिडेट है वो मैरिड है, तो इसी बेसिस पर वो क्या करता है, जो फीमेल कैंडिडेट है उसको वो रिजेक्ट कर देता है और जो मेल कैंडिडेट है उसको वो हायर करता है। तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल है? तो हमारे ऑप्शंस है ए वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जेंडर के बेसिस पर हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। बी वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, क्या हम धर्म के आधार पर यहाँ पर भेदभाव कर रहे हैं। सी वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी, किसी भी व्यक्ति के एबिलिटी या डिसेबिलिटी के बेसिस पर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। या फिर डी वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेशियल, किसी की रूप रंग जाति को देखते हुए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एज यू कैन सी क्वेश्चन में दो लोगों के बारे में बात हो रही है, एक मैन एक वुमेन, दो जेंडर के बारे में बात हो रही है। तो दिस इज़ वेरी क्लियर एंड ईजी टू से कि यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो एक व्यक्ति के जेंडर के बेसिस पर हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। What should a person do if they are sexually abused? एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए अगर वो सेक्सुअली अब्यूज हो रहा है, दैट मीन्स अगर वो विक्टिम है सेक्सुअली अब्यूज का। तो हमारे ऑप्शंस है ए से यस, डू वॉट यू आर टोल्ड एंड रिमेन साइलेंट। जब किसी भी व्यक्ति को सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है तो क्या उस व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, या फिर जो क्रिमिनल है वो जो भी बोलता है वैसा ही करना चाहिए, मतलब उसको आपके साथ क्राइम करने में बढ़ावा देना चाहिए। बी रिपोर्ट अबाउट द सेक्सुअल अब्यूज टू अ ट्रस्टवर्दी पर्सन और टू अ पुलिस, क्या हमको उस सेक्सुअल अब्यूज के बारे में रिपोर्ट करना चाहिए एक भरोसेमंद व्यक्ति के साथ, या फिर पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहिए। सी प्रिटेंड लाइक नथिंग हैपेंड, ऐसे व्यवहार करना चाहिए जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। या फिर डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन और वे है, एक पर्सन के साथ अगर सेक्सुअली अब्यूज होता है तो उसे सबसे पहला तो एक भरोसेमंद व्यक्ति के पास जाकर उसके बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए, बताना चाहिए, और फिर पुलिस के पास जाकर केस दर्ज करनी चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रिपोर्ट अबाउट द सेक्सुअल अब्यूज टू अ ट्रस्टवर्दी पर्सन और टू अ पुलिस। तो चलिए इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of these is not a correct way to end cyber bullying? आपके सामने जो ऑप्शंस अवेलेबल है इनमें से कौन सा सही रास्ता नहीं है साइबर बुलिंग को रोकने का। ए ब्लॉक पीपल, जो लोग आपको सता रहे हैं उनको ब्लॉक कर देना। बी डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट, इग्नोर करना, कुछ भी नहीं करना। सी रीच आउट फॉर हेल्प, किसी एडल्ट से या किसी भरोसेमंद व्यक्ति या दोस्त से मदद की गुहार करना। डी प्रोटेक्ट योर अकाउंट्स, अपने अकाउंट्स को प्रोटेक्ट करना। तो इनमें से कौन सा करेक्ट वे नहीं है ये पूछा है, नेगेटिव क्वेश्चन है ये, तो आपका आंसर भी नेगेटिव ही होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो किसी भी व्यक्ति के साथ अगर साइबर बुलिंग जैसा कोई भी क्राइम हो रहा है तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट वे नहीं है इस टाइप के क्राइम को रोकने का। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following provisions are correct regarding preconception and prenatal diagnostic technique act? आपके सामने जो स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्रीकंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट के तहत सही है वो आपको बताना है। 1.
It authorizes only government approved hospitals to conduct tests for the purpose of determining the sex of the fetus. PCPNDT एक्ट के तहत सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है उनके पास ही ये परमिशन है कि वो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट कंडक्ट कर सकती है. सेकेंड, इट रेगुलेट्स द यूज ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स लाइक अल्ट्रासाउंड एंड एमनियोसेंटेसिस. दैट मीन्स PCPNDT एक्ट ये भी रेगुलेट करती है कि कौन से टाइप के टेस्ट आप कंडक्ट कर सकते हो, जैसे कि अल्ट्रासाउंड या एमनियोसेंटेसिस. तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको चूज़ करना है. ऑप्शन ए सिर्फ 1 आपके लिए करेक्ट है, ऑप्शन बी सिर्फ सेकंड वाला आपको करेक्ट लगता है, ऑप्शन सी आपको दोनों करेक्ट लगता है, ऑप्शन डी नन आपको दोनों ही करेक्ट नहीं लगता है. तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ही करेक्ट आंसर है PCPNDT एक्ट के तहत. आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. आपके सामने जो ऑप्शंस अवेलेबल है इनमें से कौन सा रीज़न है जिसके वजह से डोमेस्टिक वायलेंस जैसे क्राइम्स आज भी हमारे सोसाइटी में होते हैं. तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है एडिक्शन टू अल्कोहल. कुछ लोग शराब के नशे में आकर घर पर मारपीट करते हैं. बी, लो सेल्फ एस्टीम ऑफ द अब्यूज़र. जो अब्यूज़र है उसका सेल्फ एस्टीम बहुत ही लो होने के कारण, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही लो होने के कारण डोमेस्टिक वायलेंस जैसे क्राइम्स होते हैं. सी, डिससेटिस्फैक्शन विद द डाउरी. कुछ लोगों को जो दहेज उनको मिलता है उससे वो नाखुश रहते हैं, नासंतुष्ट रहते हैं, इसके वजह से भी डोमेस्टिक वायलेंस जैसे क्राइम्स होते हैं. या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव. इनमें से सभी रीजंस है जिसके वजह से हमारे समाज में डोमेस्टिक वायलेंस जैसे क्राइम्स होते हैं. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. ये तीनों ही रीजंस है और इसके अलावा भी बहुत सारे कई रीजंस है जिसके वजह से हमारे समाज में आज भी कई औरतें हैं जिनको डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पुशिंग, स्लैपिंग, किकिंग, पंचिंग, एसिड अटैक एक्सेट्रा आर विच काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अ वुमेन यूजुअली एक्सपीरियंस. किसी को धक्का देना, थप्पड़ मारना, लात मारना, घूंसे मारना या फिर एसिड अटैक, ये किस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस का एग्जाम्पल है जो एक वुमेन अनुभव करती है. हमारे ऑप्शंस है सेक्सुअल वायलेंस, किसी भी व्यक्ति को सेक्सुअली अब्यूज़ करना. बी, वर्बल वायलेंस, किसी भी व्यक्ति को वर्बली अब्यूज़ करना, बोलकर किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश करना. सी, इकोनॉमिक वायलेंस, जब हम किसी भी व्यक्ति को इकोनॉमिकली मतलब उनको पैसे ना देकर टॉर्चर करते हैं उसे इकोनॉमिक वायलेंस कहा जाता है. एंड डी, फिजिकल वायलेंस, मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ शारीरिक शोषण होना. दैट मीन्स किसी भी व्यक्ति को फिजिकली टॉर्चर करना इज कंसिडर्ड एज फिजिकल वायलेंस. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फिजिकल वायलेंस. क्योंकि किसी को धक्का देना, थप्पड़ मारना, लात मारना या घूंसे मारना या एसिड अटैक करना किसी व्यक्ति के ऊपर, ये सब आप उसको एक तरीके से फिजिकली टॉर्चर ही कर रहे हो, इसी वजह से ये सब फिजिकल वायलेंस कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Consider the following statements about the national policy for the empowerment of women adopted in 2001. आपके सामने जो स्टेटमेंट्स अवेलेबल है इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन से रिलेटेड है. 1. It recognizes that underlying causing of gender inequality are related to social and economic structure. ये रिकग्नाइज करना, ये पहचानना कि हमारे समाज में जो जेंडर इनइक्वालिटी है ये क्यों है, ये सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के वजह से है. Second, it underlines the need for mainstreaming a gender perspective in the development process. डेवलपमेंट के प्रोसेस में जेंडर पर्सपेक्टिव को सबसे अहम मानना. थर्ड, द इकोनॉमिक एंड सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वर एम्फसाइज्ड. अगर हम किसी भी वुमेन को एम्पावर करना चाहते हैं, उनका डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको इकोनॉमिकली और सोशली स्ट्रॉन्ग बनाएं. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट. तो आपके सामने ये जो तीनों स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इन रिलेशन टू नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. इनमें से सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है. हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. आपके सामने जो भी स्टेटमेंट्स अवेलेबल है ये सारे स्टेटमेंट्स नेशनल पॉलिसी को रिलेट करता है. तो नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को अडॉप्ट किया था 28 मार्च 2001 में, और इसके पीछे हमारे गवर्नमेंट का ये उद्देश्य था इस पॉलिसी के पीछे कि वुमेन का विकास हो, पूरी तरीके से उनको और एडवांस बनाए, उनको एम्पावर करे, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाए, उनका पूरी तरीके से विकास करे और उनके साथ हर एक तरीके के होने वाले भेदभावों को ख़त्म करे. चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. डेलिबरेट इंटेंशनल एक्ट्स दैट कॉजेज हार्म और द थ्रेट
ऑफ हार्म टू अ चाइल्ड आर, आप इंटेंशनली किसी को चोट पहुंचाना चाहते हो, आप डेलिबरेटली एक बच्चे को चोट पहुंचाना चाहते हो, नुकसान पहुंचाना चाहते हो, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस है ए चाइल्ड निग्लेक्ट, बी चाइल्ड अबेंडनमेंट मतलब बच्चों का बहिष्कार कर देना, सी चाइल्ड अब्यूज मतलब बच्चों को अब्यूज करना, एंड डी चाइल्ड डिसिप्लिन बच्चों को डिसिप्लिन करना। तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी चाइल्ड अब्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, any act in which a person is sexually intimate with another person without the person's consent is dash, कोई भी एक्ट जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ में ज़बरदस्ती सेक्सुअल रिलेशन बनाने की कोशिश करता है बिना उस पर्सन के मर्जी के, तो उस एक्ट को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है ए सेक्सुअल इंटीमेसी, बी मोलेस्टेशन, सी सेक्सुअल असॉल्ट एंड डी सेक्सुअल पेनिट्रेशन। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेक्सुअल असॉल्ट। जब किसी व्यक्ति के साथ बिना उसकी मर्जी के कोई भी सेक्सुअली इंटरेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं या सेक्सुअल रिलेशन बनाने की कोशिश करता है तो उस चीज़ को सेक्सुअल असॉल्ट कहा जाता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the Protection of Children from Sexual Offences Act, POCSO Act 2012, consider the following statements। आपके सामने जो स्टेटमेंट्स अवेलेबल है इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट रेलेवेंट है पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंगली। इट वॉज फॉर्म टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेज ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी एंड टू प्रोवाइड अ चाइल्ड फ्रेंडली सिस्टम फॉर द ट्रायल ऑफ दिस ऑफेंसेज। मतलब पॉक्सो एक्ट को बनाया गया था किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप के सेक्सुअल अब्यूज, हरासमेंट या पोर्नोग्राफी जैसे क्राइम से बचाने के लिए, और साथ ही में अगर किसी बच्चे के साथ में ऐसी कोई भी टाइप की क्राइम्स हो जाती है तो उनका जो जुडिशियल प्रोसेस है एक चाइल्ड फ्रेंडली तरीके से हो, इसलिए बनाया गया था। सेकंड, अकॉर्डिंग टू द एक्ट चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। इस एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसे चाइल्ड मतलब बच्चा माना जाएगा। तो इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको चूज करना है। हमारे ऑप्शंस है ए वन ओनली मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, बी सेकेंड ओनली सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर सी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर डी नाइदर वन नॉर टू मतलब ना वन करेक्ट है ना टू करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, दोनों ही स्टेटमेंट पॉक्सो एक्ट के रिलेशन में करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जेंडर सेफ स्कूल हैज़ बीन डिफाइंड एज अ स्कूल इन विच बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव। व्हाट इज़ अ जेंडर सेफ स्कूल? एक स्कूल को जेंडर सेफ स्कूल बनने के लिए अपने स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड करना चाहिए? हमारे ऑप्शंस को देखते हैं। ए इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड सेव फ्रॉम थ्रेट्स मतलब हर एक व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सीखने का और हर एक तरीके के खतरे से उनको बचाना चाहिए। बी अनइक्वल अपॉर्चुनिटी टू लर्न मतलब हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना चाहिए। सी नो एक्सेस टू लर्न एंड अनहेल्दी एनवायरनमेंट स्कूल का पर्यावरण इतना ख़राब होना, इतना अनहेल्दी होना कि बच्चे वहाँ पर सेफ ना हो, और साथ ही में बच्चों के पढ़ाई के ऊपर फोकस ना करना। डी जेंडर बेस्ड वायलेंस मतलब जेंडर के आधार पर जो बच्चों को वायलेंस का सामना करना पड़ता है वैसा टाइप का एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड सेफ फ्रॉम थ्रेट्स, क्योंकि एक जेंडर सेफ स्कूल को ऐसा होना चाहिए चाहे उसके स्टूडेंट्स बॉयज़ हो या फिर गर्ल्स हो, दोनों को ही सीखने का पूरा मौका मिलना चाहिए और दोनों को ही हर एक टाइप के खतरे से बचाने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए स्कूल अथॉरिटी के द्वारा। बाकी तीनों स्टेटमेंट्स नेगेटिव स्टेटमेंट्स है, इसी वजह से यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड बी able to identify changes in their behavior that possibly speak of child abuse. Identify the signs from the following. आपके सामने जो ऑप्शंस अवेलेबल है इनमें से आपको चूज करना है कि एक पेरेंट और टीचर को कौन से साइंस के थ्रू ये पता चलेगा कि उनका बच्चा चाइल्ड अब्यूज का विक्टिम है। तो आपके सामने जो ऑप्शंस है ऑप्शन ए नाइटमेयर्स एंड स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, अगर बच्चों को बुरे सपने आते हैं और वो ठीक तरीके से सो नहीं पाते हैं तो क्या ये एक साइन है जिसके थ्रू आप एज अ पेरेंट या एज अ टीचर ये पता लगा सकते हो कि जो बच्चा है वो चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार है। ऑप्शन बी द चाइल्ड में इंडल्ज इन सेल्फ हार्म, खुद को चोट पहुंचाने की अगर कोशिश करता हो वो बच्चा किसी भी तरीके से तो वो भी एक साइन बन सकता है। या फिर सी द चाइल्ड सीम्स इनसिक्योर एंड वांट्स टू स्टे क्लोज टू द पेरेंट्स, बच्चा बहुत इनसिक्योर फील करता हो और अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना पसंद करता हो। फिर डी ऑल ऑफ द अबव, इन सब साइंस की मदद से आप ये पता लगा सकते हो एज अ टीचर एज अ पेरेंट कि आपका जो बच्चा है वो चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार है या नहीं है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ मैनी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर देयर, मतलब कितने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए थे, सेट किए गए थे। ये तो मैंने आपको कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते टाइम ही बताया था। हमारे ऑप्शंस है ए 8, बी 10, सी 12 एंड डी 15। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 8। टोटल 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए थे, जिनमें से गोल नंबर 3 और गोल नंबर 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। विद रिस्पेक्ट टू रिसेंटली अमेंडेड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पॉक्सो एक्ट तो 2012 में लागू किया गया था, पर अभी रिसेंटली उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। तो आपके सामने जो स्टेटमेंट्स अवेलेबल है, आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है पॉक्सो एक्ट के रिलेशन में। Statement 1. It includes the violation of law if a person does not report pornographic material involving a child. अगर किसी भी व्यक्ति को ये पता चलता है कि कोई भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल में कोई भी बच्चे का मदद लिया गया है या किसी भी बच्चे को इन्वॉल्व किया गया है, अगर वो उस चीज़ के बारे में रिपोर्ट नहीं करता है तो ये भी एक क्राइम है, वायलेशन ऑफ लॉ कहलाएगा। Second statement, if offender is relative, then he will be tried under the aggravated penetrative sexual assault. अगर जो offender है वो relative होता है किसी भी child victim का जिसके साथ sexual assault हुआ है, तो उसके ऊपर भी केस दर्ज होगा और उसका भी ट्रायल किया जाएगा अगर उसने sexually assault किया है तो उस बच्चे को। एंड थर्ड, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन ड्यूरिंग एनी नेचुरल कलामिटी। किसी भी टाइप की नेचुरल कलामिटी, फॉर एग्जाम्पल कोई अर्थक्वेक या फ्लड या सुनामी, तो अगर कोई भी बच्चा नेचुरल कलामिटी का विक्टिम है तो पॉक्सो एक्ट उसको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का कोशिश करेगा। तो आपको क्या करना है, आपके सामने जो कोड्स अवेलेबल है इनकी मदद से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, या ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है पॉक्सो एक्ट के रिलेशन में। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज के हमारे सारे इश्यूज से रिलेटेड कंसेप्ट समझ में आए और गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स लिए गए थे वो सब भी क्लियर आउट हो चुके हैं और इन सारे क्वेश्चंस आपको इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग लगे हो। अगर आपको आज का हमारा ये सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो तो मेक श्योर कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्रिप्शन के बाद में बेल आइकन को ज़रूर टैप करना सो दैट आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलेंगे बहुत ही जल्द हमारे अगले वीडियो में।